मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चुनावी संवाद में। चुनावी संवाद अब हमारा आखिरी चरण में है क्योंकि चुनाव प्रचार भी तो थमने के कगार पर है। तो अब ऐसे मौके पर हम उस शख्सियत से आपको रूबरू करा रहे हैं जो इस चुनाव प्रचार के अंतर्गत पर्दे के पीछे का मुख्य रणनीतिकार है। इस शख्स के हिस्से में सफलताओं का एक लंबा इतिहास है। भारतीय जनता पार्टी के यह कद्दावर शख्सियत गुजरात जैसे राज्य का तकरीबन 1.5 दशक प्रभारी रहा। उत्तर प्रदेश, जहां कभी भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में 47 सीटों पर सिमट गई थी, उसकी संख्या 300 के आंकड़े को अगर पार कर गई तो इस शख्सियत की रणनीति को भी एक बड़ा कारण माना गया। हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के प्रभारी भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता ओम माथुर के। ओम माथुर अब भारतीय जनता पार्टी को 2018 की शर्मनाक पराजय से उबारने की कोशिश में पिछले 1 साल से जुटे हुए हैं। कोशिश ही रही या कोशिश कुछ सफलता की ओर भी बढ़ रही है, ये हम उनसे समझने की कोशिश करते हैं। तो माथुर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और जानना यही है, 2018 याद रखना नहीं चाहती भाजपा, पर भूला नहीं पाती भाजपा, तो 2023 क्या उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, मैं उस सिद्धांत को लेकर चलता हूँ जी, बीती तय बिताए आगे वही सुधले जी। तो मुझे जो दायित्व दिया गया है मैं उसकी ओर साल भर से मैं लगा हूँ जी। और मैं भूलने की बात नहीं कहता। 18 से सबक लेकर के जी, उसको गहनतम अध्ययन करके जी 23 में हम कैसे विजयश्री प्राप्त करें, मैं साल भर से उस प्रयत्न में लगा हूँ। और जिस प्रकार से आपने देखा होगा पिछले दिनों जो हमारा टिकटों का वितरण हुआ है जी, हमने 90 टिकट में इतना बड़ा, लगभग 55 से ज़्यादा हमने नए टिकट दिए जी। उसके बावजूद भी कहीं पे भी पार्टी में किसी प्रकार का एक दृश्य खड़ा नहीं हुआ जो जनरली चुनाव में टिकट वितरण के बाद होता है जी। और मेरा विश्वास है कि कार्यकर्ताओं को जितना साल भर से मैंने एक्टिव किया है, 100% कार्यकर्ताओं का परिश्रम, लीडरशिप की मेहनत और हमारी व्यू रचना, हम 2023 में यानी 17 तारीख के बाद 3 तारीख को जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, हम जबरदस्त दीपावली मनाने वाली है भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में। ये आप अपने टिकट वितरण को लेकर बता रहे हैं, उसके बाद कोई दृश्य नहीं हुआ, इसके संदर्भ में कहने वाले हैं। दृश्य किस लिए उत्पन्न नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ कि टिकट पर जीतने की उम्मीद नहीं थी, तो बागी होकर जीतने की क्या उम्मीद करें, इसलिए नहीं हुआ? नहीं, या कोई और कारण है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, चाहे कुछ भी हो जी, हर एक कार्यकर्ता के मन में टिकट की अपेक्षा रहती है। और मैं कह सकता हूँ कम से कम 5000 से ज्यादा बायोडाटा मेरे पास आए होंगे जी 90 सीटों के। और इसलिए ऐसा नहीं होता है कि जीतने की उम्मीद के आधार पर है, खाली टिकट मिलके चुनाव लड़ने की भी महत्वाकांक्षा होती है जी। तो इसलिए ऐसा नहीं होता है। आप बाकी जगह के सारे समाचार सुन रहे हो, रोज कहीं इस्तीफे हो रहे हैं, कहीं क्या हो रहा है, कहीं बागी हो रहा है। मैं ये कह सकता हूँ कि 90 सीट पे कहीं पे भी हमारा ऐसा दृश्य उत्पन्न नहीं हुआ। तो हमने एक पोर्टल विश्लेषण करके सोशल इक्वेशन, भौगोलिक इक्वेशन, जीतने की, और मैंने पहले दिन कहा था मेरा टिकट देने का आधार रहेगा जीत, और जीत आउट कैंडिडेट को ही मैं टिकट दूंगा। उस आधार पर कहीं ऐसा दृश्य खड़ा नहीं हुआ। इसलिए ये कोई उनकी अपेक्षा नहीं थी, ऐसा नहीं। अपेक्षा तो आज भी अगर टिकट बंटने लगे तो ऑनलाइन लग जाएगी जी। 15 सीटें जीती थी 2018 में, और जब सत्ता बनाई तब भी 50, 51, 49 इतने पे ही रही भाजपा। इस बार तो 90 सीटें बांटी हैं आपने, और आप बता रहे हो कि जीतने के हिसाब से बांटी हैं। कितनी जीत रहे हैं भाई? देखिए, ये विश्लेषण तो आप लोगों के जुम्मे छोड़ता हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी एक अच्छी मेजोरिटी से सरकार बनाने जा रही है। अब एग्जैक्ट सीट का फिगर, ये भविष्यवाणी आपके लोग में छोड़ता हूँ, लेकिन ये मान के चलिए आप 3 तारीख को तुरंत मैं आपके साथ रहूंगा जी। आप मान के चलिए कि हम अच्छे बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। ऐसा क्या कमाल कर दिया आपने पिछले 5 साल में, जिसमें आप ओम माथुर जैसा जमीनी समझ रखने वाला राजनेता रायपुर में बैठ के बोल रहा है कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। सामने वाले 75 पार का नारा दे रहे हैं माथुर साहब। नहीं, वो कुछ भी अच्छा है, 100 का पार देना चाहिए था नारा। 75 का वो कम दे रहे हैं जी। उनको नारा देना था 100 पार जी। तो ये नारे देने से कुछ नहीं होता है। हमने जो नीचे गया, मैं 90 सीटों पे स्वयं गया हूँ, और कोई मेरी रात ऐसी नहीं बकती जो 1 बजे से पहले सोता हूँ। हर एक बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता से डायरेक्ट मेरा डायलॉग है, तो मुझे वहां से भनक मिलती है। फिर जो मेरी इन दिनों सभाएं हो रही है,
जी। अब मैं अभी परसों ही मुंगेली का बता रहा हूँ, 11 बजे से पहले आगे पीएम जी। और मैं खुद 2 दिन पहले मुंगेली की सभा का स्थान देख के आया हूँ। इस प्रकार का एकदम इंटीरियर खेत में सभा करना, मुझे डर लग रहा था कि कैसे 11 बजे पब्लिक आएगी, लेकिन जो प्रधानमंत्री जी को कहना पड़ा कि पंडाल से छोड़ के धूप में खड़े, उनको भी मेरा प्रणाम। तो ये लोगों का नीचे का करंट पता लगता है, उससे लगता है कि हाँ सीट हम जीत रहे हैं, हार रहे हैं, हमारी दिशा किस ओर जा रही है। और फिर तो मैं डे टू डे देखिए, संवाद, स्नेह और व्यवस्था, ये 3 ऐसे पॉइंट है जो चुनाव या किसी भी रणनीति को आगे बढ़ाती है। और मैं पहले दिन से जब से राजनीति में आया हूँ, मैं इस चीज़ को लेकर के कार्यकर्ता को आधार मान करके आगे बढ़ता हूँ। और हमारा पार्टी का कार्यकर्ता, चाहे कांग्रेस कुछ भी कहे, कितने भी नारा दे, जो नेटवर्क आज हमारे पास है वो नेटवर्क किसी पार्टी में हिंदुस्तान में नहीं है। उस नेटवर्क के आधार पर मैं कह सकता हूँ, उसकी मेहनत के आधार पर कह सकता हूँ, उसकी कहना चाहिए कि लगन के आधार पर कह सकता हूँ। रात को 12 बजे भी वो मुझे बात कर सकता खुल के, और वो जब मैं संवाद करता हूँ डायरेक्ट तो उसका उत्साह बढ़ता है। मुझे मीटिंग में नहीं रहना था, लेकिन 2 दिन पहले मैं जाकर के सारी व्यवस्थाएं चेक की, खुद पैदल घूमा, अधिकारी भी पीछे पीछे भागते, उनको भी कल्पना नहीं रहती कि इस तरह से भागेंगे। पीएम की मीटिंग में स्वाभाविक है, एसपीजी भी रहती है, सारा प्रशासन भी रहता है, लेकिन जब मैं घूमता हूँ तो उनको लगता है, तो कार्यकर्ता को उत्साह बढ़ता है, और कार्यकर्ता जब उत्साहित होता है तो सीट अपना आप आगे बढ़ती है। पर अगर प्रधानमंत्री जी की सभाओं में भीड़ के आधार पर आपको मेजोरिटी दिखाई दे रही है विधानसभा चुनाव में, तो माथुर साहब 2018 में भी मोदी जी को सुनने के लिए भीड़ तो बहुत आती थी, पर सीट नहीं आई। नहीं, आप खाली एक पॉइंट पकड़ रहे हैं, मैंने जो पूरी बात कही है, मैंने तो पूछा था नहीं क्यों आ रही है तो मैं तो मैं इसीलिए आपको कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कोई ऐसी रात नहीं जाती जो मैं बूथ स्तर के कार्यकर्ता से बात नहीं करता जी। मैं कोई मेरी व्यवस्था में कमी नहीं रखता। मैंने पूरे टिकट सोशल और भौगोलिक इक्वेशन ध्यान में रख कर दिए। मैंने 55 से ज़्यादा नए चेहरे दिए, और फिर मीटिंगों की भीड़, ये सारे सब काउंट करते हैं। मैंने खाली एक प्रधानमंत्री जी की भीड़ की बात आपको नहीं कही है, इसलिए पहले तो आप अपने आप को ठीक करें कि मैंने टोटल मेरी व्यवस्था, और मैंने कहा है संवाद, स्नेह और नीचे का मेहनत, ये सारी चीज़ें एक साथ जब जुड़ती है तो चुनाव की ओर आगे बढ़ते हैं। आपने हारे हुए में से 55 बदल के नए दे दिए। अरे कांग्रेस जिससे आपका मुकाबला है, उसने अपने 22 विधायकों को घर बिठा के नए आदमी उतार दिए। ये पता लगा ना कि 5 साल में उनके विधायकों की स्थिति क्या थी जी। ये कांग्रेस को अपने गिराबान में झांकना चाहिए जी, कि हमारे 5 साल में ऐसी स्थिति बनी है कि हमारे विधायकों को घर भेजना पड़ा है। तो ये तो उनको सोचने की जरूरत है। आप तो चुनाव समिति के भी सदस्य हो, केंद्रीय चुनाव समिति के, टिकट बांटने का काम आप करते हो। ये आपने घर पे तो मध्य प्रदेश में भी बहुत बिठाए हैं अपनी पार्टी के, तो वहां पर आपने क्या किया? देखिए मैं आपको कहना, मैंने पहले भी आपके इंटरव्यू में कहा था जी, हर प्रदेश, आपने मुझे एक प्रश्न किया था क्या गुजरात का फॉर्मूला लागू होगा जी? मैंने आपसे कहा था कि किसी प्रदेश का दूसरे प्रदेश में फॉर्मूला लागू नहीं होता जी। हर प्रदेश की पॉलिटिकली, भौगोलिक और सोशल इक्वेशन अलग होती है, उस आधार पर टिकट बांटे जाते हैं। तो मैंने वो आधार रख करके यहाँ टिकट बांटे। इसलिए मध्य प्रदेश में क्या हुआ, कांग्रेस ने कितने घर बैठाए, तो आपके प्रश्न के उत्तर में मैंने कहा कितना वो जाने। मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे जो पार्टी की सारी व्यू रचना उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर कांग्रेस का मामला इतना गड़बड़ है तो भाजपा के घोषणा पत्र में या मोदी जी की गारंटी में कांग्रेस के घोषणा पत्र की झलक क्यों दिखाई दे रही है? माधुर साहब, कहाँ से दिखेगी? मोदी जी की गारंटी कोई आज की नहीं है। मोदी जी की गारंटी 2014 से शुरू हुई है जी। ये मोदी जी वो नहीं है जो राजीव गांधी की तरह कहना पड़े कि 100 रुपए में से 15 रुपए पहुंच रहे हैं काम में। मोदी जी ने कहा मैं रुपया भेजूंगा तो रुपया पहुंचेगा। तो जनता में एक विश्वास है मोदी जी की गारंटी की ये तुलना है। मैं तो बल्कि ये कहूंगा, हमने जैसे ही 12,000 किए माता हरि वंदन के, तो तुरंत आपके मुख्यमंत्री को ट्वीट करना पड़ा कि मैं 15,000 दूंगा। तो भाई तेरा घोषणा पत्र से पहले क्या होती, उसमें क्यों नहीं लिखा तुमने? तो ये तो खिसियाने बिल्ली खम्मा नोचे वाली, वो तो वो हमको फॉलो कर रहे हैं। हम कोई किसी को फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम हमारी योजनाएं जो है उन योजनाओं को लेके जा रहे हैं। इसलिए ये कहना बिल्कुल गलत है आपका कि हम मोदी। मेरा तो सवाल है, सही गलत का फैसला तो हाँ मैं वही दे रहा हूँ। मुझे ये बताइए कि आपने महतारी वंदन योजना के संदर्भ में कहा कि उन्हें तुरंत 15,000 करना पड़ा, तो इसे नहले पे धैले के तौर पर देखें या किस और में देखें? नहीं, उनकी भड़ास है जी। क्योंकि जिस प्रकार से हमने हर विधानसभा में
एवरेज 80,000 से 1 लाख फार्म मातारी वंदना के भरवाए जी और उनको लगा कि मामला इतना जबरदस्त क्लिक रहा है। मैंने देखे दृश्य खुद ने अपनी आंखों से। 2 जनसंपर्क के कार्यक्रम चल रहे हैं कांग्रेस के पीछे, इधर हमारी पार्टी में वो मातारी वंदन फार्म भरा रहे, उस खेमे के लोग आकर के हमारे से फार्म लेके भर रहे हैं। तो उनको ये महसूस हुआ कि हमको नुकसान कर सकता है, इसलिए उनको ये कहना पड़ा, मजबूरी में ट्वीट करना पड़ा कि 15,000 मैं दे दूंगा। तो भाई तुम जब फार्म तुमने संकल्प पत्र दिया उसी समय दे देते। माधुर साहब, आप तो बड़े मजे हुए राजनीति के खिलाड़ी हो, आपको नहीं लगता है कि भूपेश बघेल राजनीतिक रूप से बहुत चतुर है? भाई 2018 में जब कांग्रेस का घोषणा पत्र आया था तो 2500 रुपये में धान खरीदी और कर्ज माफ़ी, इन दो से वातावरण दिख रहा था कि कांग्रेस के पक्ष में जा रहा है, पर आपकी पार्टी ने कुछ नहीं किया था। आपकी महतारी योजना के बाद जिस तरीके से जोश में आपके कार्यकर्ता आए, भूपेश बघेल जी ने 15,000 रुपये का ऐलान कर दिया। 18 में क्या हुआ मैं उस पर नहीं जाता हूँ, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि पिछले महीने भर में भूपेश होर्डिंग में फुल फ्लैश खुद का फोटो था, वो भूपेश प्रोटोकॉल के आधार पर बिंदिया के रूप में हो गया है। कल मैं शहर की सीटों में घूम रहा था, कार्यालयों पे जा रहा था, तो मैंने देखा कि जो भूपेश फुल लग रहे थे वो प्रोटोकॉल के 30 नंबर पे भूपेश। तो हमारे संकल्प पत्र ने भूपेश को प्रोटोकॉल के अनुसार छोटा सा बना दिया। ये तो कार्यकर्ता, उससे कार्यकर्ता का उत्साह है कि क्या हमारा संकल्प पत्र आया है। जो भूपेश अपना आप को बहुत बड़ा मानता था, बहुत बड़ा धुरंधर मानता था, उसको हमने बिंदिया के रूप में करके दिखा दिया। ये हमारे संकल्प पत्र का परिणाम है। अच्छा, एक बात बताइए, आपने महतारी वंदन योजना लेकर आए, काउंटर में गृह लक्ष्मी योजना का उन्होंने ऐलान कर दिया, जिसे आप बता रहे हैं कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे, पर भूपेश बघेल ने कर्ज माफी का ऐलान किया है 2018 की तर्ज पर। आपको नहीं लगता है कि भाजपा का मौन कहीं भारी पड़ सकता है? आपकी संभावना पे देखिए, वैसा ही ऐलान है जैसा आज से 45-48 साल पहले इंदिरा जी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था और आज इंदिरा जी का पोता भी गरीबी हटाओ का नारा देता है। और आज यही भूपेश कर्ज, मैं कहता हूं जब उसने पिछले साल कर्ज का हटाओ का माफ करने का नारा दे दिया, आज उसको वापस कर्ज माफ करने की बात बोलने की क्या जरूरत पड़ी थी? यानी साल भर में वापस इतना कर्जदार बना दिया उनको। तो ये खाली, और ये जैसे ही मातारी वंदन आया, और ये देखिए कांग्रेस ने पिछले 65 साल एक परिवार ने राज किया, लगभग एक पार्टी कह दूं, एक परिवार कह दूं, 65 साल में इन्होंने झूठे नारे देकर के राज किया। और इसलिए ये अब इनकी चलने वाली नहीं है। हिंदुस्तान की जनता, मतदाता समझ चुका है कि बहुत धोखे में रखा, अब हम इनके धोखे में नहीं रहने वाले। और इसलिए ये दिनों दिन ऐसे उल्टी सीधी बात करते हैं, कहीं पे भी इसका कोई असर नहीं है। और मैं कहीं मौन नहीं हूँ, मैं इनको एक्सपोज करते हैं हमारी पार्टी कि ये खाली झूठा वादा और जो पिछली बार किया और झूठी बात बोल करके और बदलाना चाहता है। अच्छा, कांग्रेस ने जो चुनाव प्रचार किया माथुर साहब, उसमें बार बार ये बात उठाई कि इनके पास छत्तीसगढ़ में अब लीडरशिप नहीं रही, इसलिए अब चुनाव की कमान कौन संभाले हैं? ओम माथुर जी संभाले हैं, मनसुख मंडविया जी संभाले हैं, और तो और अमित शाह जी संभाले हैं, मोदी जी पे दांव लगा रहे हैं। इतनी दिनहीन क्यों हो गई भाजपा? कांग्रेस को अपने गिरबान में झांकना चाहिए। मैं दोबारा और कहूंगा, हमारी पार्टी सिस्टम की पार्टी है। यहाँ की चुनाव समिति अलग है, यहाँ का चुनाव प्रबंधन अलग है, यहाँ की लीडरशिप अलग है। और क्या शैलजा आई है तो वो क्या शैलजा संभाल रही है? क्या मतलब है ये? यानी इस तरह की बात वो पहले अपने घर को संभाले ना। ये तो हमारी पार्टी को, हमारे लीडर, उनकी प्रियंका जी नहीं आ रही है क्या? उनके राहुल गांधी नहीं आएंगे क्या? मान लो सोनिया जी का स्वास्थ्य खराब है, अगर स्वास्थ्य ठीक होता तो वो भी आती। ये किस प्रकार का प्रश्न? मुझे पता नहीं लगा कि कोई भी प्रभारी अगर कहीं लगता है। शैलजा जी काहे गिरी आ रही, मुझे बताइए। तो भूपेश को कहो भाई, ओम प्रकाश जी से पहले शैलजा की चिंता कर, वो भी तो तुम्हारे। ये इस प्रकार की वेग बातें करने के, एक भ्रम फैलाने की कोशिश। आपने किया क्या है जिसके कारण भूपेश जी को आपकी भी चिंता करनी पड़ रही है? देखिए, मैंने पहले लैंड करते ही आप लोगों से एक प्रश्न पूछा, तो मैंने कहा मैं एग्रेसिव चुनाव लड़ूंगा। तो मेरे ख्याल से वो एग्रेसिव शब्द से वो डर गए। मुझे कई बार ये प्रश्न पड़ते हैं, साहब आपकी चर्चा यहाँ के कांग्रेस कार्यालय में, आपकी चर्चा मुख्यमंत्री कार्यालय में, आपकी चर्चा। मैंने कहा भाई मैंने तो ऐसा कुछ कह नहीं, मैं तो शांति से काम करने वाला व्यक्ति हूँ। बहुत ज़्यादा मैं मीडिया में रहने वाला व्यक्ति नहीं, बहुत ज़्यादा भाषण देने वाला व्यक्ति नहीं। लेकिन उनको लगा कि जिस प्रकार से नीचे तक, बूथ तक पार्टी को सक्रिय हुई है, तो इसलिए वो मेरे, वो तो अच्छा है, मेरे बारे में कहे तो क्या दिक्कत। मैं
हमेशा राजनीति में मर्यादा का ध्यान रखता हूं और मैं इस डर का पक्षधर हूं, चाहे मेरे पार्टी का नेता हो चाहे और किसी पार्टी का, बिलो दी बेल्ट हमें नहीं जाना चाहिए। राजनीति में शब्दों का उच्चारण बहुत संयम से बहुत अच्छे होने चाहिए। राजनीति राजनीति की जगह, लेकिन शब्दों का चयन ठीक प्रकार से होना चाहिए। इसलिए वो क्यों करे क्या करे अलग विषय है, मेरा काम है पार्टी। मैं तो आधे से ज्यादा हिंदुस्तान का प्रभारी रहा हूँ और मैं जब यूपी में गया, जो आपने अभी पहले बताया 47 थी, मैंने 265 का नारा दिया, मेरे कार्टून छापे आप जैसे लोगों ने। तो ठीक है, पॉलिटिक्स है, इसमें क्या दिक्कत है। और 300 पार का तो 325 जीता के आए हूँ। ये अलग विषय है। वहां पर आप 265 300 पार के नारे दे देते थे, ये छत्तीसगढ़ में नारा देने के संदर्भ में आपने हाथ खींच लिया। कॉन्फिडेंस क्यों हिल गया वो माथुर जी का? हर जगह अलग अलग स्ट्रेटेजी होते हैं ना, स्ट्रेटेजी हर जगह अलग अलग होती है। और इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि वहाँ क्या दिया, महाराष्ट्र में किया। महाराष्ट्र में मैंने कहा था मैं बहुत वर्षों बाद आया हूँ, मैं छोटा भाई नहीं अब बड़ा भाई बन के जाऊँगा, बड़ा भाई बन के आया। तो ये हर जगह की राजनीतिक पॉलिटिकल सिचुएशन देख करके दिया जाता है। आप लोग हमको तो कहीं रेस में ही नहीं मान रहे थे। मैं आया जब तो आप लोग कोई रेस में ही नहीं मान रहे थे कि 15 तो लिया होगा, यहाँ तक बोल रहे थे आप। कम से कम आज ये तो कहने लगे कि हम बराबरी के टक्कर में आए। भाई हम लोग 15 का सवाल कर रहे थे, तो ये इसीलिए तो घोषणा पत्र में 3100 का फिगर भी दिख रहा है। हाँ वो मैं कह रहा हूँ। तो इसलिए ये कुल मिलाकर के हर स्टेट की अलग अलग पॉलिटिक्स होती है। लेकिन सवाल इस बात का है कि आप नारा हर स्टेट का अलग अलग होता है। पिछली बार नारा था आपका 65 पार, क्या बताऊं मैं माथुर साहब आपको। देखिए, मैं आपको फिर कहूँगा कि पिछली बार क्या था क्या नहीं था ना। मैं पिछली बार था, पिछली बार मेरे लिए तो छत्तीसगढ़ नया था। आज की तारीख में बिना नारा दिए भी मैं कह रहा हूँ आपको कि ऐतिहासिक बहुमत से सरकार बनाने हम जा रहे हैं। ये आजकल आप कई नेताओं को बड़ा बनाने की बात कर रहे हैं, ये बड़ा बनाने का मतलब क्या है, इसको लोग समझना चाहते हैं। वो गृह मंत्री जी आए थे, पिछले दिन आप लोगों को सोचना चाहिए यार, नया सोच के तो पूछ रहे हैं आपसे। नहीं, नया कुछ करेंगे हम, ये आपको लगेगा कुछ तो एकदम आश्चर्य वाली बात आपके सामने आएगी ना जी। तो इसलिए निश्चित मान के चलिए कि आपकी कल्पनाओं के विपरीत विषय आएंगे जी। तो कल्पनाओं के विपरीत विषय आएंगे, ये ओम माथुर जी कह रहे हैं। अब आखिरी दौर की बातचीत पर आते हैं। ये चुनाव क्या आप मोदी बनाम भूपेश बघेल में तब्दील करना चाह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, कहाँ मोदी जी कहाँ भूपेश बघेल जी। हमने पहले दिन कहा था हम आदरणीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और भूपेश सरकार के भ्रष्टाचार को लेकर जनता के बीच में जाएंगे जी। तो इन दो विषयों को लेकर जनता के बीच में गए। और इसलिए जैसे हमने गोठान का उजागर किया, जैसे हमने प्रधानमंत्री आवास को उजागर किया, शराब घोटाले को उजागर किया, इनके विधायकों के घोटालों को उजागर किया, और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री की योजनाओं के लाभार्थियों के सम्मेलन करके वो किया। अब मैंने ये देखा है, मैं गुजरात में जब प्रभारी था तो महिलाओं का सभाओं में बड़ी मात्रा में आना था, बाकी किसी स्टेट में मैंने, लेकिन मुझे यहाँ एक नया अनुभव आया कि छत्तीसगढ़ की सभाओं में भी, इंटीरियर में सभा है, आदिवासी क्षेत्र में सभा है, वहाँ पे भी महिलाओं की भागीदारी। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री जी की योजनाएं महिलाओं तक पहुंची है, उसका दृश्य मुझे सभाओं में दिखा है। एक बात बताएं, आपने कहा कि हम इनको एक्सपोज करेंगे, हम आक्रामक चुनाव लड़ेंगे, ये हमसे आपका आशय क्या था माथुर साहब? हमसे आशय कि आपका भाजपा कार्यकर्ताओं से था, या भूपेश बघेल और कांग्रेस का कहना है कि इनका हमसे आशय केवल भाजपा से नहीं है बल्कि ईडी से है, सीबीआई से है, आईटी से है? तो इस पर भी थोड़ी स्पष्टता है। शायद उनको ठीक ढंग से हम का अर्थ हिंदी के किसी प्रोफेसर से समझना है। हम का मतलब हमारी पार्टी, हमारा कार्यकर्ता। और राज सवाल जो आपने ईडी और सीबीआई पूछा है, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। यूपीए 1 और यूपीए 2 इनकी सरकार रही, मिली जुली सरकार रही थी। इन्होंने अलायंस करके सरकार यूपीए का अलायंस बनाया। कोई महीना ऐसा बीता का कि जिसमें ईडी सीबीआई ने इनके सिटिंग मेंबर्स के ऊपर कार्रवाई नहीं की हो, मिनिस्टर्स के ऊपर कार्रवाई। क्या उस समय हमारे पास थी ईडी सीबीआई? इसलिए पहले दिन से कह रहे हैं कि ये संवैधानिक संस्था, एक प्रोसेस है उनके काम करने का, प्रोसेस से तय करते। हमने कहीं उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं था। कौन सा नेता, कौन सा अलायंस का नेता, कौन सा मिनिस्टर जेल नहीं गया? जेल गए, जेल तक गए। यही सरकार थी 10 साल। उससे पहले इसी दिनों में यूपीए 1 ने हमारे मुख्यमंत्री को, गुजरात के, घंटों एसआईटी ने इन्वेस्टिगेशन किया और हम प्रेम से फेस करने के लिए गए। हमने तो कहीं उसको
प्रदर्शन नहीं किया। अब राहुल बाबा को अगर ईडी का कोई नोटिस जाता, पूरे देश भर में दुनिया भर में हल्ला मचता है। प्रियंका के पति को कोई नोटिस जाता पूरे देश में, काहे के लिए नोटिस जाता? अरे भाई आप सत्य हो तो जाओ ना कोर्ट में पेश करो। क्या तुम्हारे न्यायालय पे भरोसा नहीं, तुम्हारा कानून पे भरोसा नहीं? और बार बार ईडी और सीबीआई, आप लोगों ने इतने वर्षों तक क्या किया जी? अगर 47 के बाद मैक्सिमम तो आप लोगों ने राज से नहीं है। कितनी सरकारें इन सब साधनों का उपयोग करके, इन संविधान का उपयोग करके भंग की होगी, हमने ये नहीं किया। और आज जब ईडी और सीबीआई का शिकंजा इस पे कस रहा है तो हमारे ऊपर डाल रहे हैं। भाई यूपीए में किसके ऊपर था? आपने अपने एयरलाइंस को किस तरह से मारा, आपके लोग किस तरह से गए उस समय? तो पहले इन सब चीज़ों को वो खुद सोचे हमने क्या किया। और ये वही लोग डरते हैं इन चीज़ों के जिन्होंने खुद ने ऐसे कर्म किए हो। इसलिए भारतीय जनता पार्टी, मुझे बताइए, हमारे जो अभी वर्तमान गृह मंत्री थे, उस समय राज्य मंत्री थे, होम मिनिस्टर, उनको तड़ीपार भी किया गया, जेल में भी। हमने आंदोलन किया क्या? मोदी जी को घंटों 10 घंटों तक किया। मेरे जैसा प्रभारी के नाते मुझे 2 बार सीबीआई ने इंट्रोगेशन किया। कोई आंदोलन नहीं हुआ किसी जगह, कोई किसी ने कॉन्ग्रेजेंसी ली। ठीक है, आए पूछो भाई, तुम तो पूछना पूछो ना, तो डर क्यों रहे इस बातों से? डेट पे डेट क्यों मांग रहे आगे? वो तो भय उनके मन में, क्यों? उन्होंने ये सब कुछ किया है, इसलिए उनको भय लगता है कि हम सड़ नहीं जाए जेल में। अच्छा एक बार बताइए, आपके पास तो पूरे देश का तजुर्बा है, आधे राज्यों में तो आप प्रभारी रहे हैं। ये भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री के तौर पर तो छोड़िए, राजनेता के तौर पर कैसा आंका आपने? कैसा राजनेता है भूपेश बघेल? आज की वर्तमान परिस्थितियों में जरूर से ज्यादा चतुर राजनीति के इसलिए फेल हो रहे हो जी। एक प्रदेश का 5 साल से मुख्यमंत्री बना हुआ है, नहीं थी वो भी फर्जी फार्म पे नाम लिख करके बने वो। नहीं, एक व्यक्ति 5 साल से कांग्रेस का मुख्यमंत्री बना हुआ है, तो क्या हो जाना चाहिए था जो आप उस व्यक्ति को फेल कर रहे हैं? नड्डा भी मुख्यमंत्री बनते हैं ना। मुख्यमंत्री 5 साल के लिए नहीं बने थे वो जी, मुख्यमंत्री बने थे 2.5 साल के लिए जी। अब बाबा बेचारे सीधे रह गए, भोले रह गए, वो रिएक्शन नहीं कर पाए, इसलिए 5 साल निकल गए। और समझो तो 2.5 साल के तक बना रहा तो हाँ, तो ये चतुर, ये मैं इसीलिए मैं कहता हूँ कि चतुर है, इसीलिए वो फेल हो रहे हैं जी, इसीलिए फेल हो रहे हैं। जो राजस्थान में स्थिति वो यहाँ भी स्थिति है जी। राजस्थान में सचिन एग्रेसिव हो गया, तो डिवीजन होने की कोशिश में आप लोग क्यों फेल हो गए? नहीं, हम काय के लिए फेल हुए भाई? खबर थी कि सिंहदेव जी जो है भाजपा का हिस्सा होने जा रहे हैं। ऐसे मैं उसमें कहीं कोई ऐसी विषय भी नहीं था किसी जगह, कहीं हमारा कांटेक्ट भी नहीं था, कहीं वो उनकी राजनीति कर रहे हैं, हम हमारी राजनीति कर रहे हैं, कोई ऐसा नहीं था। अब अखबार में आप लोगों के मीडिया तो भूपेश बघेल को तो आपने फेल करार दिया, टीएस सिंहदेव? नहीं, मैं किसी के, आपने प्रश्न पूछा इसलिए मैंने जवाब दिया। मैं किसी के बारे में क्योंकि 2.5 साल की आपने बात कही, तो 2.5 साल की कहानी जो चलती थी ना माथुर साहब, मेरा कहना है वो सीधे सरल रहे, इसलिए वो 2.5 साल नहीं हो पाए, वो खाली डिप्टी सीएम बन के रह गए जी। चलिए तो अब आखिरी बातचीत पे आते हैं, आखिरी सवाल पर आते हैं माथुर साहब। नेतृत्व हमेशा एक सवाल होता है, क्या छत्तीसगढ़ नए नेतृत्व की प्रतीक्षा करेगा? निश्चित रूप से नया नेतृत्व आएगा और आपके सोच के विपरीत आएगा। तो ओम माथुर जी का कहना है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट सरकार बनने जा रही है, वो आश्वस्त है। वो आश्वस्त इस बात को लेकर भी हैं कि वर्तमान की कांग्रेस सरकार की विदाई होने जा रही है, और आश्वस्त वो इस बात को लेकर भी कर रहे हैं कि भाजपा का नेतृत्व हमारी कल्पनाओं से परे आएगा। तो कुल मिलाकर माथुर साहब का आत्मविश्वास पूरी तरीके से भरपूर है। वह छत्तीसगढ़ से उड़ान भर रहे हैं राजस्थान के लिए। राजस्थान की भी बड़ी जिम्मेदारी ओम माथुर जी के ऊपर है। तो माथुर साहब, वैसे बातचीत तो खत्म हो गई, ये बता दीजिए 3 तारीख को मिलेंगे कहाँ, राजस्थान में या छत्तीसगढ़ में? जो पार्टी कहेगी। वैसे तो मेरा मन है कि मैं रायपुर मिलूं आपसे, लेकिन पार्टी जो निर्देश करेगी, 3 तारीख अभी दूर है। मेरा मन की इच्छा है कि मैं आप लोगों के बीच में रहूं। मैं तो राजस्थान भूला हुआ, मैं तो आज चुनाव प्रचार खत्म हुआ जब जा रहा हूँ जी, 100% भूला हुआ हूँ। यहाँ से गए ही नहीं पूरे साल भर में। बताइए कितना मेरे आज तक कोई परवाह नहीं। व्यक्ति के ऊपर छत्तीसगढ़ में सरकार लाने की जिम्मेदारी है, वो 3 तारीख को अपनी यहाँ पे मौजूदगी को लेकर सशक्त हो। मैं कह रहा हूँ मेरे मन की इच्छा तो रायपुर रहने की है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, लेकिन मेरी पार्टी जो आदेश करेगी वहां रहूंगा। तो कुल मिला के 3 तारीख को माथुर साहब की दिली इच्छा है कि वो रायपुर में रहें, और पार्टी देखे उन्हें कहां पर रखती है, लेकिन माथुर साहब आश्वस्त होकर जा रहे हैं छत्तीसगढ़ से कि वह सरकार बनाने 3 तारीख के बाद में फिर आ रहे हैं। तो माथुर साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद इतनी व्यस्तता के बीच में हमारे लिए समय निकालने के लिए, और शुभकामनाएं आपकी उस जिम्मेदारी के संदर्भ में जो पिछले 1 साल से आपने निभाई है।